वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी का मतलब समझ लीजिए। पहले ऐसा होता है हर इंसान की, परिवार की, जो वहाँ की लोकेलिटी है या गवर्नमेंट की कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं। अब वो प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं कोई काम करने की हो, कुछ गेन करने की हो, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सरकार की प्रायोरिटी। तो सरकार की प्रायोरिटी क्या है आपको पता ही है? नहीं, कई प्रायोरिटी है, नॉट ओनली एग्रीकल्चर, बहुत प्रायोरिटी है उसकी स्मॉल बिजनेस के मैन के लिए भी प्रायोरिटी है, एक्सपोर्ट के लिए भी प्रायोरिटी है, हाउसिंग लोन के लिए भी प्रायोरिटी है, एजुकेशन लोन के लिए भी प्रायोरिटी है, वीकर सेक्शन के लिए है, लेडीज़ वुमेन के लिए है, ठीक है, हैंडीकैप जो होते हैं, डिफरेंटली एबल लोग होते हैं, उनके लिए है। तो हर एक तरह के लोगों के लिए उनकी एक प्रायोरिटीज़ हैं। तो वो प्रायोरिटीज़ का जो बेसिक अभी काफ़ी जो चेंज आया है वो 2015 के सर्कुलर में आया है, यानी 16 से वो इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है आपको सबसे लास्ट लाइन में 23/4/15 से दिख रहा है। ठीक है, तो और इसकी बात करेंगे, ये प्रायोरिटी सेक्टर की रिकमेंडेशन किसकी है? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ MV नायर कमेटी। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में आते हैं, कौन सी कमेटी है? MV नायर कमेटी। इस कमेटी ने ऐसा कुछ सजेस्ट किया था, भाई प्रायोरिटी सेक्टर होना चाहिए और बैंकों को कुछ टारगेट दिए जाने चाहिए जिससे बैंक इस एरिया में ज़्यादा काम करें। और आपको पता है कि गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं होती हैं, खासकर से फाइनेंशियल वाली, उसमें बैंक जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो जो भी योजना होती है सबसे पहले कहाँ पर आती है? बैंकों में आती है। तो इसको आगे देखते हैं जरा। तो ये जो प्रायोरिटी सेक्टर है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बैंकों का टारगेट जो दिया हुआ है सरकार ने, वो डिपॉजिट पे नहीं दिया गया है। वो किस पे दिया हुआ है? एडवांस, यानी कि लोन पे दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर बैंक उस सेक्टर में उतना लोन करेंगे तो वही लोन जा करके नीचे ग्राउंड में डेवलपमेंट कर पाएगा। यानी फंडिंग की अवेलेबिलिटी कराना, कंपल्सन कर दिया कि बैंक को इतना काम इस एरिया में करना है। तो इसके लिए जब हम करेंगे तो सबसे पहले बात आती है जो NDTL। तो हमने पहले ही बताया था, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट का N का मतलब नेट, तो NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम, यानी बैंक जितना बिजनेस इकट्ठा कर रहे हैं उस बिजनेस से उसके एडवांसेस के टारगेट फिक्स होंगे। ठीक है, क्या टारगेट फिक्स होंगे? उसने कहा भैया जितना भी कर रहे हैं उसका 40%, कितना? 40%। आपको क्या करना है? प्रायोरिटी सेक्टर की क्या करनी है? लैंडिंग करनी है। प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग यानी उस सेक्टर में उधार देना है। सेक्टर क्या क्या है अभी बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी एक बात और मैं कहना चाह रहा था कि अगर बैंक के पास इतना डिपॉजिट है, सपोज कीजिए NDTL है जो भी है, तो इस डिपॉजिट के लिए यानी लायबिलिटी क्या है? बैंकों की लायबिलिटी है। तो बैंकों की लायबिलिटी जो है, इस बैंकों की लायबिलिटी यानी कि पब्लिक का जो डिपॉजिट है उसमें बैंकों को कुछ रिजर्व भी रखना पड़ता है। वो बता सकते हो कौन से दो रिजर्व हैं? CRR और SLR। तो अगर हम CRR की बात करेंगे तो ये व्हाट इज दिस? 4% CRR मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, और बाकी बचा हुआ कुछ पार्ट SLR कितना है अभी? 19.5। ये 18-19 भी होता रहता है, लेकिन अभी मेरे जो है मैं अपने हिसाब से 19.5 रखता हूँ। फॉर कॉन्सेप्चुअली आप समझ लो, बाकी तो फैक्ट है सारे। अभी आप RBI का सर्कुलर निकालो, पर लगा 16 निकल आए, तो वो करंट चीज़ है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। तो अब आप देखो लगभग 23.5%, यानी लगभग 25% बैंक लोन दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पे ऐसा कहूँ कि दिस इज बैंक हैविंग कितना करोड़? 1200। इस बैंक का NDTL या जो ये पूरे लायबिलिटीज हैं वो कितनी है? 1250 करोड़ है। ठीक है, उसमें से लगभग ये 25%। ठीक है, तो इसको इजी करने के लिए हम ऐसा करते हैं, 1200 कर लें। तो 1200 में 25 करोड़ कितना होगा? नहीं, और इजी कर लेते हैं,
1000 करोड़ कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? 1000 करोड़ करेंगे तो 25% 750 करोड़। तो यहाँ पे आते आते वो कितना हो गया? 750 करोड़ हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो टारगेट किससे बनाना है? एनडीटीएल से पूरे से ही बनाना है। तो आप एक बात ध्यान रखना, वो 750 का परसेंटेज नहीं निकलेगा। इस 750 में से इसका 40% बनाना है। यानी एक तो क्या हो गया, फंड बांटने के लिए फंड क्या हो गए? कम, लेकिन टारगेट तो पूरे से ही बनाना है। नहीं समझे? चलो ऐसा करते हैं, यहाँ लिखते ही नहीं 750, यहाँ सीधे कितना कर देते हैं? 1000 करोड़ कर देते हैं। ठीक है, 1000 करोड़ का 40% 400 करोड़ उसको क्या करना है? प्रायोरिटी सेक्टर में करना है। तो 400 करोड़ ये हो गया जी। अच्छा, यहाँ रिजर्व कितना रख दिया था उसने? 250 करोड़ इधर, 400 करोड़ इधर हो गया, तो कितना हो गया? 650 करोड़। अब जो 350 करोड़ है उसी से बैंक अपने मन से जिसको भी लोन देना दे। ठीक है, और दिस इज मिनिमम, ये कंपल्सन मिनिमम का है, इतना तो करना ही है। ठीक है, अच्छा, इसी प्रायोरिटी सेक्टर में एक सेगमेंट आता है एग्रीकल्चर, वो 18% करना जरूरी है। 18% क्या करना जरूरी है? एग्रीकल्चर करना जरूरी है। ठीक है, 10% क्या करना जरूरी है? वीकर सेक्शन करना जरूरी है। ये सारे परसेंटेज ओवरऑल से निकलेंगे। अगर आपने 10,000 करोड़ के लोन बांटे हैं तो उसमें 1,000 करोड़ के लोन वीकर सेक्शन। अच्छा, आप वीकर सेक्शन कौन होते हैं जानते हो? माइनॉरिटीज, एससी, एसटी, इकोनॉमिक वीकर और बीपीएल। और आपको जान के सरप्राइज होगा, नहीं नहीं, वो वीकर सेक्शन में नहीं आती। सिख इंडस्ट्री अलग चीज़ है। विमेन, मतलब इसमें जो है वीकर सेक्शन को उन्होंने कास्ट ना देखते हुए ओवरऑल इंडिया में जितने तरह के आ सकते हैं उनको, विमेन को भी, डिफरेंटली एबल लोगों को भी इसी में लाए हैं। ठीक है, और एससी, एसटी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन सबको वीकर सेक्शन में लाया है। अब जैसे मान लिया कोई हाउसिंग लोन महिला ने 20 लाख का लिया मान लिया, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में भी आ गया और वीकर सेक्शन में, तो किसी भी तरह पूरा होना है। ठीक है, और वीकर सेक्शन की एक खास बात और है, पता लगा कि प्रायोरिटी में तो वीकर महिला को नहीं लिया आपने, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का लोन ले लिया, तो वो भी 10% में काउंट हो जाएगा। एनी हाउ, जैसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बोलते हैं ना, जैसे एससी के लिए मान लिया 17%, 15 पॉइंट जो भी है वो परसेंट रिजर्वेशन है, उसमें से भी 1/3 वीमेन जाता है स्टेट में। ठीक है, लेकिन ये उसमें से 1/3 नहीं है, ओवरऑल में से 10%। ठीक हो गया, क्लियर हो गई? अच्छा, अब और सेगमेंट की बात करते हैं। और इसमें एक बात ध्यान रखना, ये 40% वाला क्वेश्चन जो है, कल मैंने बताए थे बैंक कौन कौन से होते हैं, फॉरेन बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक बताए थे। तो इसमें खास बात पता है क्या है कि पहले फॉरेन बैंकों को 32% करना होता था प्रायोरिटी सेक्टर, अब वो भी 40 हो गया। उन बैंकों को जिनकी ब्रांचें 20 से कम है उनको नहीं, 20 या 20 से ज़्यादा ब्रांचें वालों को ये माना कि भाई ये तो हमारी तरह काम कर रहे हैं, इनको कोई छूट नहीं देनी है। लेकिन जिसकी ब्रांच ही 2 है, अब उसे तुम कह रहे हैं एग्रीकल्चर का एडवांस कर दो 18%, उसने खोल रखी मुंबई ब्रांच, तो नहीं कर पाएगा ना। लेकिन जिसने 20 से ज़्यादा खोल रखी है, तो इसका मतलब बड़े शहर के बाद वो छोटे शहरों में भी एंट्री उसकी हो गई है, उसको एट पार ला दिया। ठीक है, क्लियर? अच्छा, और सर 18% या 40% या 80%? कोई ज़रूरी नहीं है, टोटल का 18%। कुल मिला के एग्रीकल्चर 18% होना चाहिए, चाहे वो प्रायोरिटी का हो या नॉन प्रायोरिटी का हो। देखो एग्रीकल्चर में ही बात करते हैं, अगर मैं बहुत बड़ी यहाँ पे एक एप्पल की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाता हूँ तो है तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, लेकिन वो प्रायोरिटी में नहीं आती है, वो प्रायोरिटी में नहीं आती, प्रायोरिटी में छोटे कैटेगरी के वो आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये जो प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग है उसमें कौन कौन से लोन आते हैं, उसमें कौन कौन से लोन आते हैं। एक चीज़ और रह गई, जो ये 40% है, ये 40% 75% है किनके लिए? आरआरबी के लिए। एक मेरे मित्र थे आरआरबी में इंटरव्यू देने गए थे, तो मैंने उनको यही बताया था कि ये सवाल आपसे ज़रूर पूछेंगे, और वो यही पूछा गया कि आरआरबी के लिए प्रायोरिटी सेक्टर की टारगेट क्या है।
क्योंकि पहले तो 40 थी, अभी 2 साल पहले चेंज हुई है, तो लोग जल्दी से नहीं पकड़ पाते हैं। क्यों आरआरबी के लिए 75% रखा गया? क्योंकि बनाए रूरल एरिया उसका तो वो तो सभी प्रायोरिटी वाले हैं वहाँ, तो जिसको भी लोन देगा प्रायोरिटी में जा रहा वहाँ तो, ठीक है, इसलिए उसको ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है। ठीक हो गया। और आगे देखते हैं। अब बात आती है कि प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन से चीज़ों के लोन प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होते हैं। देखिए ज़रा, सबसे पहले कॉमन बात तो आती है हमारे दिमाग में, क्या आती है? एग्रीकल्चर। आती है नहीं आती है? ठीक है। उसके बाद हमने अभी सेगमेंट में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद क्या है? एजुकेशन लोन है, और एक्सपोर्ट क्रेडिट भी किस में आता है? एक्सपोर्ट क्रेडिट जरा बता सकते हैं क्यों प्रायोरिटी सेक्टर में दिया सरकार ने? ताकि हम इजीली अपना सामान एक्सपोर्ट कर हाँ, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। अगर कोई बैंक एक्सपोर्ट के लिए किसी को लोन दे रहा है तो इसका मतलब वो एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहा है, इसलिए बैंकों को माना ठीक है भैया, ये भी तूने दिया है तो हम इसको 40% में जोड़ ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और क्या दिया है? देखो, हाउसिंग। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, अभी कारण बताऊंगा क्यों लिख रहा हूँ। हाउसिंग लोन। और क्या दिया हुआ है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जानते हो क्या होता है? PRIs वगैरह, क्या? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। नहीं, इंस्टीट्यूशन नहीं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जब बारात घर, बैंकेट हॉल वगैरह, ये क्या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है? सामुदायिक चिकित्सा केंद्र, किसी ने हॉस्पिटल एनजीओ ने बना दिया, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। उस बिल्डिंग के लिए कोई लोन ले रहा तो वो भी किस में आएगा? प्रायोरिटी सेक्टर में। ठीक है। और स्कूल वगैरह भी आएगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, नहीं, स्कूल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब सोशल की जरूरत है ना। ठीक है। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल पहले नहीं था इसका, रिन्यूएबल एनर्जी पहले जो है प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं था, नया सेगमेंट है और इसको माना गया ये है। ठीक है। और PMJDY, इसका नाम सुना है कभी आपने? जनधन योजना, प्रधानमंत्री जन धन सबसे पहला अनाउंसमेंट था। ठीक है। खाते खोलने वाला 2014 में था, नहीं था, अगस्त से कर रहा था, 2014 अगस्त में अनाउंसमेंट। ठीक है। इसकी कुछ खास बात है ना कि इसमें कम डॉक्यूमेंट या विदाउट KYC भी अकाउंट खुलते हैं, लेकिन उसमें लिमिट क्या है? आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। अगर आप पूरे कागज़ दे रहे हैं तो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसमें 2 लाख तक का क्या दिया गया है? इंश्योरेंस दिया गया था, और रुपए का कार्ड जो था, और इसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी थी। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मतलब किसी के अगर बैंक में अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो वो 5,000 तक अगर निकालेगा तो निकल जाएंगे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो वो PMJDY की ओवरड्राफ्ट अमाउंट भी लोन हो गया, तो अगेन इट विल कम अंडर दिस 40% ऑफ स्लाइस। क्लियर हो गई? अच्छा, मैंने यहाँ पे हाउसिंग लोन और एजुकेशन लोन को एक साथ इसलिए लिखा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने सेगमेंट पढ़ा था। ये सेगमेंट कहाँ का है भैया? पर्सनल सेगमेंट है। ये कौन सा सेगमेंट है? ये कौन सा है? MSE। और ये भी कौन सा है? MSE, MSME। हाँ, SBA, मतलब उसी कैटेगरी में है, बहुत बड़े नहीं, छोटे। ठीक है। और क्या है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? जैसे आपने घर में छत में वो लगा रहे हैं, सोलर पैनल लगा रहे हैं 5 लाख रुपए का, तो उसका जो लोन होगा वो इट विल कम अंडर दिस प्रायोरिटी सेक्टर। तो पर्सनल में नहीं आएगा? किसमें? पर्सनल में नहीं आएगा, सेगमेंट में। सेगमेंट में अगर चलो इसका तो मान लिया छत में लगा रहे हैं तो हो गया। पतला का किसी ने क्या स्ट्रीट लाइट लगवा दी, कुछ कॉमर्शियल काम कर लिया उसने अपनी फैक्ट्री का पूरा सोलर, तब वो पर्सनल में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में ना लेके अलग से पॉइंट बनाया इसका। हाउसिंग लोन और एजुकेशन लोन ये भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, बिल्कुल, लेकिन वही आगे मैं आ रहा हूँ, लिमिट है इसकी एक। क्या है इसकी एक लिमिट? क्या लिमिट है? एजुकेशन लोन में, किसमें? एजुकेशन लोन में 10 लाख तक का लोन। अब पता लगा कोई जो है 5 करोड़ की पढ़ाई करने कहाँ चला गया? विदेश चला गया, तो उसको जो है उन्होंने ये नहीं माना कि भैया ये आदमी जो है पर्सनल सेगमेंट में आएगा। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। अच्छा, और हाउसिंग लोन की बात करते हैं, तो हाउसिंग लोन को उन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा है, मेट्रो और नॉन मेट्रो। यहाँ लिख देता हूँ मैं। बट सर, मेरे को क्वेश्चन है कि ये एजुकेशन लोन और हाउसिंग लोन को एग्रीकल्चर सेक्टर से क्या लेना? एग्रीकल्चर नहीं,
प्रायोरिटी प्रायोरिटी सेक्टर, सेक्टर से क्या? एग्रीकल्चर तो अपना सेपरेट है। बेसिक है कि भाई यार बताओ कि भारत में पढ़ाई का बढ़ावा देना है, ये गवर्नमेंट का कंसर्न है। किसी का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, पैसे नहीं है, लोन नहीं मिल रहा उसको, तो वो छोड़ देगा। तो जो टैलेंट है उसको अच्छी एजुकेशन का जो है वो मिले, इसलिए जो है वो करना है। ठीक है, अच्छा हाउसिंग लोन में लिमिट हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें जो है इसमें। सर अदर्स में क्या क्या आ सकता है? अदर्स में हेल्थ से कुछ रिलेटेड आ सकता नहीं, लोन होने चाहिए पहली बात तो। क्या होंगे? लोन। मैं बताता हूँ, एक DRI स्कीम होती है, लिख लो आप लोग भी, DRI, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट एक स्कीम है गवर्नमेंट की, उसमें जो है पिछले साल की जो बैलेंस शीट है बैंक की, उस बैलेंस शीट में से जो सपोज कीजिए 1 लाख करोड़ की है, उसका 1%, उसका 1%। इस स्कीम में देना होगा। और ये स्कीम है क्या? कंपल्शन है क्या सर? हाँ, उतना टारगेट फिक्स किया हुआ है। आएगा तो प्रायोरिटी में, जैसे अदर्स की बात कर रहे हैं, आया तो प्रायोरिटी में। इस स्कीम के लोन भी किस में आते हैं? प्रायोरिटी में आते हैं। और इसका टारगेट कितना होता है? 1% ऑफ लास्ट ईयर लोन्स, जितने उसने लास्ट ईयर बांटे थे, अगले बार उसका टारगेट फिक्स हो गया कि भाई अगले साल में आप उसका 1% DRI स्कीम बांटेंगे। इस स्कीम की खासियत ये है कि इसमें 4% इंटरेस्ट लगता है। बहुत ही गरीब टाइप के लोगों को ये लोन मिलता है, जैसे रिक्शा खींचने वाला, कोई बैलगाड़ी के लिए सस्ता लोन ले रहा, कोई तांगा बुग्गी के लिए लोन ले रहा, मतलब 20-30-40 हज़ार के छोटे लोन होते हैं ये। ठीक है, वो उनको मिलते हैं जो बहुत ही वो होते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हाउसिंग लोन की लिमिट्स की। देखो हाउसिंग लोन की लिमिट एक मेट्रो में और एक नॉन मेट्रो में अलग अलग होंगी या नहीं होंगी? बताओ जी सर। क्यों होंगी दोनों में? कॉस्ट क्या? कॉस्ट के अकॉर्डिंग। भाई नॉन मेट्रो जगह में आपका जो हाउसिंग लोन है सस्ता बन जाएगा, और उसमें जो होगा वो महंगा बनेगा मेट्रो सिटी में। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, सर ये जो एजुकेशन लोन है, ये मतलब सिर्फ इंडिया में रेसिडेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिलेगा या जो बाहर जाता है? एजुकेशन लोन नहीं, बाहर के लिए, चाहे वो इंडिया में पढ़ने के लिए कोर्स कर रहा हो, चाहे वो बाहर जाने के लिए। अब मान लिया बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में, ऑक्सफोर्ड में उसका एडमिशन हो गया, लेकिन उसकी लिमिट बना रखी है। भाई 10 लाख से ऊपर वाला जो जा रहा है, इसका मतलब वो प्रायोरिटी के लायक नहीं, वो पहले से ही क्या है, खूब सफिशिएंट है। ठीक है, उस मामले में वो सफिशिएंट है, उसको ज़्यादा लोन लाने की ज़रूरत है तो वो अपने आप से करेगा कहीं से। ठीक है, अच्छा हाउसिंग लोन का जो फैक्टर है उसमें एक तो उन्होंने कॉस्ट को देखा। किसको देखा? कॉस्ट की, वो कितने का मकान है, और दूसरा देखा वो उसमें से कितने का लोन ले रहा है। ठीक है, तो अब देखो कॉस्ट की बात करते हैं। तो ये कॉस्ट की बात करते हैं, पहला है शुड नॉट एक्सीड, क्या है, 45 से पुराना है, 45 लाख की कीमत और 30 लाख की कीमत का 35 का लोन होगा, कितने तक का? 30 लाख तक का, और लोन होगा कितने का? 35 लाख। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कोई लोन, ये पुराना है, कोई लोन 30 लाख तक का देहरादून में लोगे, लेकिन उसकी कॉस्ट 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब पता लगा आपने 2 करोड़ का लोन, 2 करोड़ का घर खरीदा और लोन कितना ले लिया? 30 लाख, तो प्रायोरिटी में नहीं आएगा। भाई 2 करोड़ का हाउस ले रहा तो प्रायोरिटी वाला थोड़ी है। ठीक है, तो ऐसे लोन जिनकी कॉस्ट 35 लाख। अब बात करें अगर देहरादून की, तो 35 लाख में घर नहीं मिलता, मतलब 2 रूम 2 BHK भी ठीक ठाक, बहुत आलीशान नहीं, 40 से शुरू होगा। और जो 30 लाख का मिलेगा उसमें एक रूम इतना बड़ा नहीं होगा जितने में हम यहाँ बैठे हुए, और थोड़ा सा छोटा होगा। है, जमीन खरीदोगे तो इतनी ही जमीन खरीदोगे तो चल जाएगा जितना फ्लैट की होती है। हाँ, मतलब 1000 स्क्वायर फीट में अगर मकान बना लो तो बहुत बड़ी बात है, बनता नहीं है ना खुली ज़मीन में। फ्लैट में तो चल जाता है क्योंकि वो मंजिल होती है, हवा हवा होती सब,
लेकिन एकदम सड़क पे छोटा सा मकान वाला घर निकलते ही मोटरसाइकिल टकरा जा रही है ऐसा नहीं बनता ना। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। तो ये इसकी सीलिंग्स थे, ये हमने बताया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। और ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्यों ज़रूरी है? जो देश का डेवलपमेंट है, लोगों का डेवलपमेंट करने के लिए ये ज़रूरी है। और इसके अपने टारगेट होते हैं। ये टारगेट कौन डिसाइड करता है अगर क्वेश्चन आ जाए? कौन सी टारगेट? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। देखो सामने देखो किस कंपनी का सर्कुलर आ रहा है। हाँ बोलो बोलो। मेट्रो में लोन 30 लाख का, हाँ नॉन मेट्रो में लोन 35 लाख का। हाँ, अरे उल्टा हो गया भाई, उल्टा हो गया ना? बिल्कुल उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। ये नॉन मेट्रो है और ये मेट्रो होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही तो है। मेट्रो में बहुत सस्ता चल रहा है ना। अच्छी पकड़ है आपकी, ठीक है, सही कह रहे हो। नॉन मेट्रो यानी कि जब मैंने बात की थी देहरादून की, तो देहरादून मेट्रो है नॉन मेट्रो? नॉन मेट्रो। नॉन मेट्रो, ठीक है, सही कह रहे हो। अच्छा, पर आपने गलती यहाँ पे क्लियर हो गई, नहीं तो जो लोग वीडियो देखेंगे वो सोचते रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है, मेट्रो और नॉन मेट्रो कैसे डिसाइड होता है? सर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। आमतौर पे 10 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन को वो मेट्रो मान लेते हैं। 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन, और इसीलिए आपने सुना होगा 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वालों में गवर्नमेंट ने एक चीज़ की परमिशन दे दी है, अगर वो स्टेट चाहे तो 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले सिटी में क्या ला सकता है? मेट्रो ला सकता है। हाँ हाँ, गवर्नमेंट बोला हुआ है ना कि अगर आप चाहते हैं मैं तो बस 10 लाख की आबादी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी फिजिबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब जरा।